Today, I shall discuss once again about power sharing in your politics. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर शेयरिंग मस्ट है। पिछले क्लास में बड़ी लंबी जर्नी डेमोक्रेसी की हुई थी। पूरे साल भर आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, इसके इंस्टीट्यूशन एंड सो ऑन। बड़ा लंबा, बड़ी डिटेल्ड स्टडी आपकी रही है। फिर भी थोड़ा सा आउटलाइन देना चाहेंगे। डेमोक्रेसी ये दो शब्दों से बना है। एक का नाम है डेमोस और दूसरे का नाम है क्रेसिया। डेमोस डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेसिया का मतलब होता है रूल। डेमोक्रेसी का मतलब हो गया रूल ऑफ पीपल। कहने का मतलब कि ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा सिस्टम पॉलिटिक्स का जिसमें रूलिंग का काम पीपल करती है, जनता करती है, इसको हम डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। अब यहां हम आपसे बताएंगे कि डेमोक्रेसी में किस तरह से हुकूमत रूलिंग होती है और उस रूलिंग में पावर शेयरिंग किस तरह से होती है। जितना भी टोटल पावर होता है, अलग अलग यूनिट को अलग अलग पावर्स दे दिए जाते हैं और जितनी भी यूनिट्स हैं इनका एक सामंजस्य होता है, कोलैबोरेशन होता है, आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होकर रूलिंग का काम चलता है। अब यहां हम आपको दो एग्जाम्पल देंगे, दो कंट्री का एग्जाम्पल देंगे और पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग एग्जाम्पल होगा। पहली कंट्री है बेल्जियम। यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम, डेवलप्ड कंट्री है आज। बेल्जियम में आप देखेंगे तो जो एथनिक डाइवर्सिटी है पूरी कंट्री में, कितने तरह के लोग हैं, इसमें आप देखेंगे 59% डच स्पीकिंग, इसके अलावा 40% फ्रेंच स्पीकिंग और 1% रिमेनिंग। यहां आप देखेंगे कि मेजॉरिटी डच लैंग्वेज बोलने वालों के है। फ्रेंच लोग माइनॉरिटी में। जहां एथनिक डाइवर्सिटी होती है, एथनिक डिफरेंसेस होते हैं, वहां क्लैश के चांसेस होते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी एथनिक क्लैश को सॉल्व करने का बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। इतनी खूबसूरत तरीके से कोई भी रूलिंग सिस्टम नहीं है जो एथनिक सिस्टम को डाइजेस्ट कर ले, एब्जॉर्ब कर ले या इनके प्रॉब्लम्स को हल कर ले। बेल्जियम में क्या हुआ कि एथनिक डाइवर्सिटी के बाद बेल्जियम में मीटिंग हुई
और गवर्नमेंट का पावर कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर, स्टेट गवर्नमेंट का पावर, और पावर के साथ साथ ऑटोनिमस इंस्टीट्यूशंस स्टेब्लिश हुए। ऑटोनिमस का मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है उस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट एबोलाइज नहीं कर सकती। उसी तरह से आप देखेंगे कि जिन जगहों पे डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में थे, वहां जब गवर्नमेंट बनी तो मिनिस्टर का नंबर इक्वल कर दिया गया, चाहे वो डच हो या फ्रेंच हो। एक तरफ तो हमने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट इक्वल पावर। दूसरी तरफ मिनिस्टर्स का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में इक्वल हो गया। जहां पर ब्रुसेल्स है कैपिटल, ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कम थे, ज्यादा थे, डच स्पीकिंग पीपल कम थे। वहां भी क्या किया गया कि रूलिंग में दोनों को इक्वल कर दिया गया। रिजल्ट ये हुआ कि पूरे बेल्जियम में पीस और ऑर्डर हुआ और कंट्री बड़ी तेजी से डेवलप करने लगा। और बेल्जियम को डेमोक्रेसी का एक मॉडल कहा जाता है कि किस तरह से एथनिक वेरिएशन को बेल्जियम ने डाइजेस्ट किया। और जब यूरोपियन यूनियन बनी तो ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर बनाया यूरोपियन यूनियन ने। तो इस तरह से एक कंट्री का एग्जांपल हमने आपको दिया जिसमें आपने देखा कि पावर शेयरिंग बैलेंस वे में थी, बहुत ही बैलेंस था पावर शेयरिंग में। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बेल्जियम बड़ी तेजी से डेवलप करने लगा। एक चीज और याद रखिएगा कि बेल्जियम की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है इंडिया पे। अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन हम समझते हैं जस्ट नहीं होगा, इसलिए कि जो यहाँ डाइवर्सिटीज हैं, यहाँ एक ही डाइवर्सिटी थी। और डाइवर्सिटी क्या थी? देयर वेर एथनिक ग्रुप्स ऑफ पीपल हु बिलोंग, हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। और हमारे यहाँ तो इतने वेरिएशन हैं, काउंट नहीं कर पाएंगे। सैकड़ों रिलीजन माने जाते हैं, हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, जाग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है। तो इंडिया से हम बेल्जियम का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो एक कंट्री का सिस्टम हमने आपको गिनाया जिसमें इक्वल पावर शेयरिंग हुई डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बीच में। रिजल्ट हुआ कि इस कंट्री में पीस ऑर्डर स्टेब्लिश हुआ और बेल्जियम बड़ी तेजी से डेवलप करने लगा। दूसरी कंट्री हम लेते हैं, आपका पड़ोसी देश है श्रीलंका। हमारा नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका। और श्रीलंका में क्या हुआ देखे, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, हमको आजादी मिली। और एक साल बाद 1948 में श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हो गया। अब श्रीलंका का सोशल फॉर्मेशन आप देखिए, श्रीलंका में क्या है, 74% सिंगल है। ये बौद्ध रिलीजन को मानते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 18% तमिल, 7% क्रिश्चियन, और जो बच गया उनको अदर्स में ले लीजिए। यहां आप देख रहे हैं श्रीलंका में तो सिंगलाज मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि डोमिनेशन
सिंहला लोगों का है श्रीलंका में। 18% तमिल हैं और 7% क्रिश्चियन हैं, रिमेनिंग अदर्स हैं। अब पावर शेयरिंग की बात करें श्रीलंका में, तो श्रीलंका में किस तरह से पावर शेयरिंग हुई। एक एक्ट पास हुआ 1956 में, और उस एक्ट के मुताबिक श्रीलंका में सिंहला लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। 18 और 7% लोगों को डिस्कार्ड कर दिया गया। बात यहीं रुकती नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी का बेनिफिट सिर्फ और मैक्सिमम सिंहला लोगों को मिला। चाहे वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, ऑलमोस्ट ऑल फैसिलिटीज वेयर प्रोवाइडेड टू सिंहलाज ओनली। 2 स्टेप हमने आपको बताया। एक, सिंहला वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। सेकेंड, here I have told you that the occasions in university education and in government jobs were mostly given to the people who belong to Sinhalas. इसके अलावा देखें, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, और उस अमेंडमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट को यह राइट दिया कि बौद्ध रिलीजन का प्रोटेक्शन गवर्नमेंट करेगी। श्रीलंका का प्रोमिनेंट रिलीजन बुद्धिज्म है, तो रिलीजियस सेंटिमेंट भी डेवलप हुआ श्रीलंका में। इसके अलावा आप देखेंगे, जब इस तरह की एक्टिविटी श्रीलंका में पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गई, पॉलिटिक्स में भी मैक्सिमम लीडर्स सिंहलाज हुआ करते थे, मिनिस्टर सिंहलाज थे, गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम यही थे। रिजल्ट ये हुआ कि माइनॉरिटी में डिससेटिस्फैक्शन शुरू हो गया। रिजल्ट ये हुआ कि स्पेशली तमिल लोगों ने, इन तमिल लोगों की हिस्ट्री हम आपको बता दें कि तमिलों में मैक्सिमम लोग इंडिया से माइग्रेट करके गए थे श्रीलंका। जब श्रीलंका कॉलोनी था तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था। टी का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो प्लांटेशन के लिए इंडिया से लेबर्स माइग्रेट होकर श्रीलंका गए, लौट पाए नहीं, वहीं बस गए। तो इनका नंबर है इंडियन का 13%, 13% इंडियन तमिल है, और 5% श्रीलंकन तमिल हैं। दोनों, इसमें दोनों ग्रुप के लोग हैं। ये हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, प्लस मुस्लिम। लेकिन इन दोनों के साथ, इन दोनों रिलीजियस कम्युनिटीज के साथ श्रीलंका में सौतेला व्यवहार शुरू हुआ। रिजल्ट हुआ कि तमिलों ने मिल करके गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा तमिल ईलम, और इन्होंने गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रखी। उस डिमांड में पहली डिमांड थी कि इनको एक अलग स्टेट दे दिया जाए। इसके अलावा जो पार्शियलिटी थी, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब, इसके लिए भी इन्होंने डिमांड रखी। लेकिन डिमांड रखने के बाद भी श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इनकी एक नहीं मानी, एक नहीं सुनी, कुछ नहीं सुना। रिजल्ट ये होगा कि श्रीलंका में पीस और ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज होने लगी, कई हजार लोग मारे गए। हालांकि आज तो शांति है, लेकिन वो शांति, वो पीस टिकाऊ नहीं है। तो यहां हमने 2 कंट्री का एग्जांपल आपको दिया, और इसमें मेन क्या है, पावर शेयरिंग। बेल्जियम में पावर शेयरिंग
पॉजिटिव वे में हुई। हर कम्युनिटी को उसका राइट दिया गया। गवर्नमेंट को एक बैलेंस गवर्नमेंट बनाया गया। रिजल्ट ये हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर वाज इस्टेब्लिश्ड इन बेल्जियम विदाउट एनी प्रॉब्लम। दूसरी तरफ हमने आपको अपने पड़ोसी की बात बताई, श्रीलंका की बात बताई, जहां पर एक कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट फेवरेबल बन गए। गवर्नमेंट ने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए वो सिंगला कम्युनिटी के लिए फेवरेबल था, तमिल्स के लिए प्रॉब्लम था। रिजल्ट ये हुआ कि तमिलों ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई और आवाज बढ़ती गई, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने ध्यान नहीं दिया इनकी डिमांड पे। रिजल्ट ये हुआ कि कंट्री का लॉ और ऑर्डर पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया। तो यहां हमने आपको पावर शेयरिंग और स्पेशली आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ 2 कंट्रीज, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बाकी की बात कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।